हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो लगभग तय हो चुका है कि पेंशन अपडेशन रेगुलेशन में है और फंड का भी कोई फंडा नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बातें चली हुई हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा डर इन्होंने फंड का ही है। आज हम इसी बात पर बात करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और कहाँ तक फंड का फंडा उन्होंने सुलझा दिया है, और भी कई बातें हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, कुछ बातों पर थोड़ा कंट्रोवर्सी था। पहली बात तो मनोज सिंघवी साहब ने अपने मुंह से कहीं भी इंक्रीमेंट शब्द नहीं कहा है, वो जज साहब ने कहा था। एक बात थोड़ा सा हड़बड़ाहट हुआ था, वो संभल गए और बोला वन पेंशन का मैटर नहीं है, ये डिस्पैरिटी हो सकती है, हम चाहते हैं अपडेशन। दो बात। तीसरा एक था कि शायद हमारे सुनने से निकल गया और वो काफ़ी मीडिया में और सर्कुलेशन हो रहा था कि उन्होंने दो केसों के बारे में बात की थी, DS नकरा और ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, दोनों केसों की बात की थी। हम एक की बात कर रहे थे कि एक की बात दो की बात की है, और जितने भी ये जजेज वाला जो केस आ रहा है ये वो सही है, और ये जजेज वाला जो केस है ये भी हमारे केस में फिट बैठता है। क्योंकि जब जजेज के प्रमोशंस, उनकी भर्ती, उनकी सर्विस कंडीशंस की बात हो रही थी, तो बाद में ये भी आया कि पैसा कहाँ से आएगा। तो कोर्ट ने ये कहा कि पैसे का इंतजाम राज्य सरकारें करेंगी, पैसा इसके बीच में नहीं आना चाहिए। तो हमारे केस में फिट बैठता है, और DS नकरा केस से जो इक्वलिटी का मैटर है वो संभलता है। इसका मतलब ये है कि हमारी साइड से अब शायद फंड की बातें नहीं की जाएंगी जो शुरू में की थी। अब हम दूसरी साइड में आते हैं। जब 5 तारीख को केस शुरू हुआ था और शुरुआत जो हुई थी वो शायद एक सिनेप्सिस बनाया गया था रेस्पोंडेंट नंबर 5 के आधार पर, उसका जो पैरा 9 है, और उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल है उनका, इसका पेंस फंड पोजीशन का, और फंड पोजीशन पर ही बहस हो रही थी, लेकिन वो चल नहीं पाया, जजों ने रोक दिया उसको। तो हम ये चाहेंगे सबसे पहले तो कि ये जो सिनॉप्सिस पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो दे रखा है डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के साथ, उसे रेस्पोंडेंट नंबर 5 उसको वापस लें। सिनॉप्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें जो वर्णित है आपकी डिटेल फंड की, उसको वापस लें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कल रेस्पोंडेंट उसी का सहारा लेकर के और हम पर उल्टा अटैक हो जाए। आशा तो नहीं है होगा, क्योंकि फंड की थ्योरी ही पर बात नहीं की हुई है, वो रेगुलेशन पे बात चल रही है, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए उसको वापस ले। और जिस प्रकार ये अपने जो डॉक्टर साहब थे JD शर्मा साहब, वेणुगोपालन साहब के साथ हाथ जोड़ रहे थे कि आप चुप रहें, उसी प्रकार इनसे हाथ जोड़ते हैं कि आप अपना सिनॉप्सिस का पैरा 9 जो पेंशन फंड की बात करता है उसको आप वापस ले लें। दोस्तों, अब मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि कोई फंड की वह बात होगी, और बिल्कुल एकदम केस हमारा लाइन पे है। लेकिन हमारे चैनल पर जब मैं फंड की बातें कर रहा था, क्योंकि फंड को मैंने इतना विस्तारित कर दिया है, दो चीज़, पेंशन अपडेशन है और फंड हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं है, इतना प्रसारित कर दिया मैंने कि इनके फंड थ्योरी को कोई मानेगा भी नहीं, और यदि ये फंड थ्योरी पे किसी प्रकार की बहस होती है या उलझते हैं तो ये फिर इनकी गलती होगी। तो मेरे एक को है माधव वेल्क, माधव जी, बड़े कांटे की बात की इन्होंने। ये फंड थ्योरी को लाया कौन? वो कहते हैं हु रेज द इशू ऑफ सबस्टेंशियल फंड्स अवेलेबल इन द पेंशन कॉर्पस। पेंशन फंड में, पेंशन कॉर्पस में बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। ये आखिरकार ये मुद्दा उठाया किसने? बात तो सही है उनकी, जब रेगुलेशन में नहीं है और कोई चर्चा नहीं हो इसकी, तो आखिरकार मुद्दा आया कहां से? कौन लेकर के आया इस मुद्दे को? क्योंकि इसका मुद्दा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली IBA के एफिडेविट में भी है
कि पेंशन फंड इज क्रिएटेड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स, ऐसा लिखा हुआ है, जो झूठ था बिल्कुल। तो कौन लेके आए? इट वाज वेरियस रिटायरीज ग्रुप्स, दे इंसिस्टेड अपडेशन जस्ट बिकॉज फंड्स आर अवेलेबल। जो रिटायरीज के ग्रुप्स हैं, AIBRF, AIB पार्क, अराइज, CBPRO और छोटे मोटे जितने बने हुए हैं, ये इनकी रची हुई कहानी थी। ये कहते हैं कौन? माधव जी। ये सबस्टेंशियल फंड की जो कहानी रची गई थी, ये रिटायरीज ग्रुप ने रची थी। तो रिटायरीज ग्रुप को किसने बताया? ये कहां से लेकर के आए? अब ये तो वहीं से लेके आएंगे ना। जो ये कहता था इनका गॉडफादर, हिमालय से नहीं कह रहा, पैसा हिमालय से आएगा सर। इनकी रची कहानी को रिटायरीज एसोसिएशन ने पेंशनर्स के बीच में फैलाया और फिगर ला ला करके सोशल मीडिया में डाल करके कि इतना हमारा पैसा पड़ा हुआ है, इतना खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा, सारा का सारा ला करके डाल दिया यहाँ पर। और हमारे दिमाग में एक पक्की चीज ये जर्मिनेट कर दी गई कि हमारा जो पेंशन अपडेशन है वो केवल और केवल फंड पर आधारित है, जब फंड पर कोई चीज आधारित नहीं हो सकती। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन पर से यूनियन ऑफ इंडिया में सारे काम किए जा रहे हैं, रेगुलेशन बनाया जा रहा है, लेकिन फंड बेस्ड नहीं है। जो हम बना रहे हैं, कोर्ट ने कह दिया, जो हम कर रहे हैं, जो हम कानून बना रहे हैं, उसके लिए पैसा कौन देगा? सरकार देगी, राज्य सरकार देगी। तो भैया हमारी पेंशन के लिए कौन देगा? बैंक देगी। लिखा हुआ है, उन्होंने तो लिखा हुआ है, अपने रेगुलेशन में लिखा हुआ है। और ये केस, हाँ, ये केस मनोज सिंघवी साहब ने उठाया था, क्योंकि एक लाइन हमसे मिस हो गई थी। हमने कई वीडियो सुने, जो बिल्कुल एक साफ सुथरा वीडियो हम हाथ में लगा, तो उसमें हाँ उन्होंने कहा है, हम ये कह रहे थे, नहीं कहा है, उन्होंने कहा है, और बहुत ही रेलिवेंट केस कहा है उन्होंने। ठीक है, अच्छा। उसके बाद इनफैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रेगुलेशन 35(1) इज रियल इश्यू। कहते हैं फंड का तो इश्यू नहीं है, केवल और केवल जो रेगुलेशन 35(1) है उसको इंटरप्रेट करना है। और वो इंटरप्रेट कर दिया किसने? अच्छा खासा एडवोकेट मनीष सिंघवी साहब ने। कहते इट इज बाइंडिंग, यू विल गेट अपडेशन, और ये बाइंडिंग है, अपडेशन आपको मिलेगा। और इन्होंने 1/3/2026 को पोस्ट डाला। इसी पोस्ट के रिप्लाई के ऊपर बलदेव सिंह ने लिखा, पैसा हिमालय से आएगा। तंज मारा उसने, पैसा कहां से आएगा? कहते ये कि हिमालय से नहीं, स्वर्ग से बरसाएंगे महान नेता। ये कोई कहते कोई एन के योगा लोग, मतलब ऊपर से जाएंगे, जब यहाँ से चले जाएंगे संसार छोड़ करके, जब ऊपर से बरसात करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। मानिए सारे व्यंग मार रहे हैं। कहने का मतलब ये है भाई, ऐसा हमारे रेगुलेशन में कहीं नहीं लिखा था कि अपडेशन नहीं है और ये फंड बेस्ड है। ये हमारी बनाई हुई कहानी थी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ और पहले ही बताता रहा हूँ, जितना मजबूत रेगुलेशन हमारा है और इसके सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे 1993 का एग्रीमेंट हो, चाहे स्मॉल कमेटी की मीटिंग हो, चाहे स्मॉल कमेटी की मीटिंग के बाद अपडेशन आरबीआई लाइन पे हो, या आरबीआई आईबीए के चाहे कितने भी कम्युनिकेशंस हो, या इनकी इंटेंशन हो, या आपका रेगुलर 1995 हो, इतना मजबूत बना हुआ है कि इसको कोई हिला नहीं सकता। और इसी को इन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, यदि आपका पेंशन अपडेशन हो गया होता तो पता है आप किसकी बात कर रहे होते? आप बात कर रहे थे एडिशनल पेंशन की, जो 80 साल के बाद, 85 और 90 साल के बाद मिलती है। यदि ये हो गया होता तो आपका जो डीएन यूटिलाइजेशन का मैटर है, ये आता ही नहीं। ना अब आता 2022 के बाद, और ना पहले आता। दोस्तों, यदि पेंशन अपडेशन हो गया होता तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर 20 साल के अंतर्गत आपका लास्ट पे का 50% आपको पेंशन भी मिल गया होता, जो अब तक 33 साल से मिलता है। भाई हमारा जो रेगुलेशन 56 है वो हमें एडिशनल पेंशन से जोड़ता है, डीएन यूटिलाइजेशन से जोड़ता है, और 20 साल की सर्विस से भी जोड़ता है। मुद्दा ये होना चाहिए था लड़ाई का, लेकिन बेईमान लोगों ने, जिसमें सबसे आगे इन सब का गॉडफादर
इन्होंने एक बहुत ही सशक्त रेगुलेशन का सर्वनाश कर दिया, और सर्वनाश करने में वेंकटाचलम एंड पार्टी, और उसके बाद ये ऑलरेडी जो पड़े हुए जितने भी रिटायरीज हैं ये ऑलरेडी भी नेता रहे, सब कामों को जानते थे, पूरे कामों को जानते, यहाँ के फिर नेता बन गए और ये उसी लाइन पे चलते रहे। अब इनमें क्या है, इनकी आलोचनाएं होने लगी, इनमें यहाँ से लोगों ने उल्टा सा कह, जब ये लाइन पर थोड़े आए हुए हैं। अब हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।